गुड इवनिंग एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू न्यूज़ एज विद फरिया अजीज। तहरीक इंसाफ 5 अगस्त के एहतजाज के बाद अब 14 अगस्त को एहतजाज करने जारी है। तहरीक इंसाफ पर एक तनकीद हो रही है कि हर कौमी दिन के मौके पर ये एहतजाज शुरू हो जाता है। तहरीक इंसाफ को एक और चैलेंज 5 अगस्त के एहतजाज के हवाले से भी है। डिबेट ये है कि वो एहतजाज किस हद तक कामयाब था, किस हद तक हुकूमत ने उसको रोका, किस हद तक हुकूमत की कामयाबी हुई, किस हद तक PTI की कामयाबी हुई। शेर अफजल मरवत साहब ने इसको कहा है कि ये एक फ्लॉप शो था। तहरीक इंसाफ की रहनुमाओं की आज बानी PTI से मुलाकात का दिन था, लेकिन एक बार फिर पुलिस ने मुलाकात के लिए जाने वाले रहनुमाओं को रास्ते में ही रोक लिया। इस हवाले से असद कैवस्तर साहब ने भी कहा कि उन्हें बानी से मुलाकात की इजाज़त नहीं मिल रही। लेट्स वॉच दैट। मैं सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात नहीं करता, मैं तमाम जो यहाँ पार्लियामेंटेरियनों से बात करता हूँ कि आपकी प्रिविलेजेस किधर गए। एक सुपरडेंट जो 18 ग्रेड का होगा या 19 ग्रेड का होगा, वो आपके अपोजिशन लीडर्स, आपके MNAs को रस्वा करता है, 8-10 घंटे उसको बिठाता है, मुलाकात नहीं करने देता। क्या जेल मिनवल में डाकू और डकैत स्मगलर को मुलाकात की इजाजत नहीं होती? इमरान खान के ऊपर जितनी भी केसेस है, जितनी भी उसके खिलाफ जो है ना आपने केसेस बनाए, क्या उसका रूल्स के मुताबिक, कानून के मुताबिक उसका हक नहीं बनता कि उसको आप मुलाकात का मौका दे? और फिर मुलाकात किस तरह होती है? जिस तरह तस्दील होती है। देखिए, ये मुल्क तब चल रहा है जब मुल्क में आईन और कानून की हुक्मरानी होगी। तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी इत्तलात शेख वकास अकरम को इस वक्त कौमी असम्बली की रुकनीत खत्म होने के खतरे का सामना है। स्पीकर सदाया सादिक ने इस हवाले से कहा कि 40 दिन तक बगैर छुट्टी लिए ऐवान से गैर हाजिरी पर रुकनीत मनसूख हो सकती है। वज़ीर इत्तलात अज़हर तारड़ ने कहा है कि शेख वकास अकरम ने छुट्टी की दरख्वास्त नहीं दी, इसलिए कानून के तहत उनकी रुकनीत खत्म करने की तहरीक पेश की गई। जरा देखिए। ये एक रूल है, आप बगैर एप्लीकेशन दिए छुट्टी की आप गैर हाजिर होंगे। स्पीकर ने रूल्स के मुताबिक मोशन वहां पे जो है वो पास किया, तो अब वकास अकरम साहब को चाहिए था कि प्रोसीजर से आगाह रहते और कोई ना कोई एप्लीकेशन देते। ये तो देखे ना, ये तो उनकी अपनी कोताही है। अब उनकी एक लीगल रॉन्ग डूइंग को ठीक कैसे किया जा सकता है, वो तो वकास अकरम साहब ने खुद सोचना है। हुकूमत तो उसमें उनकी कोई मदद नहीं कर सकती। इस पर चेयरमैन तहरीक इंसाफ गौर खान ने कहा है कि शेख वकास अकरम की छुट्टी की दरख्वास्त दी गई थी, लेकिन वो पार्लियामेंट के सामने नहीं रखी गई। शेख वकास अकरम हमारे साथ मौजूद है। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस ऑन द प्रोग्राम। शेख साहब, कितना खदशा आपको लग रहा है कि हुकूमत ये स्टेप को ले सकती है, नाअहल कर सकती है? देखें, हुकूमत ने तो नाअहल नहीं करना, ये तो स्पीकर की डिस्क्रेशन होती है। एंड अपेरेंटली फिलोसॉफिकली तो वो कस्टोडियन ऑफ द हाउस है, और ये उनकी ज़िम्मेदारी थी कि जब एप्लीकेशंस दी गई थी, तो जैसे माजी में मेरी सारी एप्लीकेशंस एंटरटेन हुई हैं, क्योंकि जब भी कोई मुझे केसेस की वजह से, जो झूठे केसेस ये मुझ पे बनाते हैं, उसकी वजह से मुझे कई माह तक जो है वो रिपोर्ट देना पड़ता था, क्योंकि छापे पड़ते थे, आपको याद है। तो हम उस वक्त एप्लीकेशन देते थी, वो ऑन रिकॉर्ड हैं। और इसी तरीके से ये जो पिछला अरसा भी गुजरा, इसमें भी एप्लीकेशंस आई हैं, इनको प्रोसेस करनी चाहिए थी। ये तो उनका अपना हाउस है, उनके अपने लोग हैं, ये तो उनकी अपनी जिम्मेदारी है। जो हमारा काम था हमने वो पूरा कर दिया है। बाकी आपने कहा जी कितने चांसेस है, आपने इंट्रो में बात की। देखें फरिया, बात तो बड़ी सिंपल सी है। इन्होंने एक प्लान बनाया हुआ है, एक मुनज़्ज़म साजिश के तहत इन्होंने इमरान खान की सीटें छीननी हैं। वो लोग जिनसे इनको तकलीफ़ है, इन्होंने उनके हल्के खाली कराने हैं। किसी को फैसलाबाद में सजाएं दे रहे हैं, किसी को मियांवाली में सजाएं दे रहे हैं, किसी को कोट लखपत में की ट्रायल में सजाएं हो रही हैं, अडियाला वालों को सजाएं हुई भी हैं। तो ये कौन सा कोई इधर से नहीं कान पकड़ेंगे तो उधर से पकड़ लेंगे, यहाँ से नहीं करेंगे तो 1.5 महीने बाद किसी ट्रायल के अंदर झूठे केस में वो करके कर देंगे। तो ये चीज़ें मैटर नहीं करती हैं। हमें प्रोसीजर कोई ना बताए, हमसे ज़्यादा प्रोसीजर कोई नहीं समझता, ना हमें कोई ये बताया कि आगाही रहनी चाहिए थी। हमें सारी आगाहियाँ हैं, आप लोगों के हालात क्या हैं वो आगाहियाँ भी सारी दुनिया को है। सारी दुनिया को पता है कि एक तरफ वकास अकरम को आप इश्तिहारी कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप नॉन अवेलेबल वारंट निकाल के बैठे हैं। मैं क्यों गैर हाजिर था और क्यों मेरी लीव एप्लीकेशंस गई थी? इसलिए कि आपने मेरे पे झूठे केस किए हुए इस्लामाबाद में, जिनकी हमने हाई कोर्ट में को की हुई है, अपना पेशावर हाई कोर्ट में वो ओमनी अप्लाई की हुई है कि हमें बताया जाए कि टोटल नंबर ऑफ केसेस कितने हैं, क्योंकि जो नंबर हमारे पास है, कहा जाता है कि उससे काफी ज्यादा है। तो अदालत में रिपोर्ट पेश करेंगे, तो उसमें बहुत सी जगहों पे, बहुत सी जगहों पे नॉन अवेलेबल वारंट्स हैं। तो उससे बचने के लिए नॉन अवेलेबल वारंट्स, ताकि हमें तफसील मिले, हम अदालतों में पेश हों,
हम नहीं गए, सारी दुनिया को पता है। पीटीआई के मेजॉरिटी बंदे रूपोश रहे हैं और सारे हाजिरियां की एप्लीकेशन देते रहे हैं एब्सेंस की। तो ये कोई नया काम नहीं है, ये तो 40-50 साल की तारीख में ये इमरान खान की पार्टी में नए नए तजर्बे कर रहे हैं और ये अपना जमहूरियत का और पार्लियामेंट का मजाक बनवा रहे हैं। इनकी बात पे कौन यकीन करेगा, आप मुझे बताएं। ये तारड़ साहब जो है, ये जो गुफ्तगू अभी कर रहे थे कि हुकूमत को हेल्प, किसने इनसे हेल्प मांगी? हाँ, आप मुझे ये बताएं, इनकी बात पे कोई यकीन करेगा पाकिस्तान में क्या हो रहा है? मेरे अल्लाह के हाथ में सारी चीजें, देखें मेरी बात। हम रुपोशियों में थे कि मेरे रब की ज़ात ने इमरान खान के सदके उनके नाम पे हमें बगैर गए हुए वहाँ से एमएनए बनाया। ये सीटें खान की है, खान के नाम पे कुर्बान होती हैं, तो 100 दफ़ा हो जाए, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हमें ये खुशी ज़रूर होगी कि हम अपनी पार्टी के पीछे, लोग कहते हैं ना, लोग यहाँ कहते होते कि ये देखें जी, ये तो सीटों के चस्कों में पड़े हुए हैं और सीटों के पीछे ऐसे कर रहे हैं। कौन सी सीटें? खान के नाम पे कुर्बान, ले लें जितनी ले सकते हैं ले लें, मगर अगर ये समझते हैं कि इससे को खामोशी हो जाएगी तो वो किसी कीमत पे नहीं होगी। हाँ, इनका जमहूरियत का और पार्लियामेंट का ये जब जाएंगे ना दुनिया में, जो मजाक बनेगा वो देखेंगे। तो जो आएगा हम बिल्कुल उसके लिए तैयार हैं। अल्लाह ताला की ज़ात इज़्ज़त देने वाली है, वही ज़िल्लत देने वाली है। इज़्ज़तों ज़िल्लतों का, इक़्तिदार का फैसला मेरा रब करता है। और ये याद रखिएगा, मैं पहले कहूँ कि सदा शाही सिर्फ मेरे अल्लाह दी है, अल्लाह के अलावा शाही सदा किसी की नहीं है। इसमें तो कोई शक ही नहीं है, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। एब्सोल्युटली राइट। सो बैरिस्टर गौहर जो ये कह रहे हैं कि छुट्टी की दरख्वास्त जमा करवाई गई लेकिन ईवान के सामने नहीं रखी गई, तो ये जानबूझकर किया स्पीकर ने? देखिए, ये तो बताएं। वो मैंने स्पीकर साहब को एप्लीकेशन एक लिखी है, वो उन तक मैंने भिजवा दी है कि जी मैं तो, हम तो सारी लीव्स देते रहे हैं जो है, और वो मैंने तो, ये बिल्कुल बेसलेस बात है। मैंने तो कह दिया। मैं इसके ऊपर ज़्यादा बात इसलिए नहीं करना चाहता कि मेरे रोने धोनों से और लोगों के रोने धोने बहुत हैं। लोगों को 10-10 साल की सजाएं हुई है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो भी डिस्क्वालीफाई हो गए, उनकी सीटें भी चली गई हैं और ऊपर से उनको सेंटेंसेस भी हो गई हैं। और कईयों को ये प्लान करते हैं। देखिए, इनके प्लान कौन से छुपे हुए हैं? आप इस्लामाबाद में शाम को किसी सहाफ़ी के साथ बैठ जाएं, वो आपको सारी स्टोरी सुना देगा। टीवी पे बताए ना बताए, लिखे ना लिखे, आपको सब कुछ बता देगा कि क्या ये कर रहे हैं, किस तरीके से ये कर रहे हैं और ये कैसे बेनिफिशरी है। मतलब है, नवाज शरीफ साहब को आपने कितनी दफ़ा देखा है पार्लियामेंट के अंदर, मगर क्योंकि उनका स्पीकर है तो वो चाहे साल बाद आके कंडोन करा लें, चाहे एप्लीकेशन, हम तो, हमारे सामने थोड़ी चीज़ें आती हैं। तो ये, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमारे लिए चैलेंज और मिशन बहुत बड़ा है और वो जो है वो ये चीज़ें उसके रास्ते में रुकावट नहीं हो सकती। अल्लाह ताला की ज़ात करम करने वाली है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इन चीज़ों से। राइट। सो बैरिस्टर गौहर ने ये भी कहा है कि ज़िमनी इलेक्शन के बॉयकॉट के इशू पर बात होगी अभी खान साहब से। पता नहीं है मुलाकात कब होगी। इट्स वेरी क्लियर, नहीं, सो फार इट्स वेरी क्लियर। खान साहब का जो कल मैसेज आया है उस ट्वीट में उन्होंने दोबारा इसको कह दिया है कि बिल्कुल वो नहीं ज़िमनी में पार्टिसिपेट करना। खान साहब वर्ड्स इज आवर पॉलिसी एंड दैट हैज बीन डिसाइडेड अनलेस एंड अनटिल इलेक्शन के कागजात वापस करने से पहले या इलेक्शन से पहले कोई और वफद अंदर जाए या जैसे मुलाकातें होती हैं जो कि आजकल नहीं हो रही हैं, बिल्कुल नहीं हो रही हैं। फैमिली को दूर रखा गया है, वकला को दूर रखा गया है, मीडिया को दूर रखा गया। आपको याद होगा साइफर में फरिया नल एंड वॉइड हो गया था। ये मीडिया और साफियों को और वकला को और फैमिली को अंदर नहीं जाने देते थे। हम हाई कोर्ट में चले गए, हाई कोर्ट ने साइफर का 2 दफा ट्रायल नल एंड वॉइड किया कि जो ट्रायल वकला और मीडिया और फैमिली की गैर मौजूदगी में होगा वो इलीगल होगा। याद है आपको? अब ये तोशाखाना में भी वही कर रहे हैं, अब ये तोशाखाना में भी वही कर रहे हैं। तो कहने का मकसद ये है कि अगर कोई मुलाकातें हुई और किसी बंदे ने जाके खान साहब को कन्विंस कर लिया अदरवाइज कि जी इसके ये प्रोज हैं और ये कॉन्स हैं, खान जो हुक्म दे देगा, जब तक खान का कोई नया हुक्म नहीं आता, यही हुक्म है जो है वो यही है कि पार्टिसिपेट नहीं करना। ओके, इंटरेस्टिंग। फिर मियां अजहर की नशिस्त जो है 129 उस पे तो अजहर साहब करवा चुके हैं कागजात नामजद की जमा। देखिए, वो उस वक्त कोई इबाम होगा ना तो उन्होंने करा दी होंगे, कोई बुरी बात नहीं है। सिर्फ दरखास्तें देने से तो नहीं ना कोई बंदे इलेक्शन लड़ जाते होते, इलेक्शन तो लड़ने से लड़ा जाता है ना जी। कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमारे साहब ने कोई गलत काम नहीं किया है और भी दोस्तों ने जमा करा दी है, क्योंकि पहले मैसेज में इबाम था, कागज जमा हो गए थे, उसके बाद दूसरा मैसेज आ गया, दरखास्तें वापस हो जाएंगी। बट थोड़ा सा फर्क भी है, वहाँ पे उनके वालिद की डेथ हुई है, वो सजा की वजह से नहीं हुई है सीट तब्दील, तो हो सकता है ये पॉलिसी जब पॉलिसी होती है ज़िमनी इलेक्शनों की तो वो उसमें ये वाली डिफरेंशिएशन नहीं होती जो आप बता रही हैं।
ओके, ठीक है। सो हमारे प्रोग्राम में अल्लामा नासिर अब्बास ने कहा कि हम फैसला कर रहे हैं, मशावरत कर रहे हैं कि बॉयकॉट करो पार्लियामेंट का। आज असद कैसर साहब ने भी यही बात की है, ये डिसाइड हो गया है क्या बॉयकॉट करना है? नहीं जी, हमारी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की किस चीज़ का बॉयकॉट करना जी? पार्लियामेंट का। आप पार्लियामेंट देखें, ये जो सजाएं हमारे लोगों को हुई हैं, जिस तरीके से हो रही हैं, जिस तरीके से सीटें खाली हो रही हैं, वो जो बाइकआउट है वो तो एक एहतजाज की एक सूरत होती है और वो उनका हक है। अभी तक फाइनल हमारी मीटिंग इस वक्त चल रही है, एज वी स्पीक। मैं वो उस मीटिंग से निकल के आपसे गुफ्तगू कर रहा हूँ, एंड आई विल जस्ट गो इन 5 मिनट्स, आई विल गो बैक। तो उसमें अगर कोई फैसला हुआ आज वाली मीटिंग में हुआ तो आपसे शेयर कर लेंगे, नहीं तो अगली मीटिंग में हो जाएगा। समथिंग इज बीइंग डिस्कस्ड बट इट हैज नॉट बीन डिसाइडेड येट। ओके, राइट। सो गवर्नर केपी फैसल करीम कुंडी खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से कह रहे हैं कि बहुत जल्द आने वाली है अदम एतमाद। वो बंदे आपने चेक कर लिए उधर अपने? हमें किसी को चेक करने की ज़रूरत नहीं है। ये बंदे अल्लाह ताला की ज़ात के बाद खान साहब के जो है मोहब्बत में ये आगे आए हैं। रब की ज़ात ने इनको MPA बनाया है। खान की ये सीटें हैं और ये देख लें कि कोई आदमी अपनी नस्लों की सियासत ख़राब नहीं करना चाहता। ये कमिटेड लोग हैं, इनको तोड़ने की हमेशा कोशिश की जाती है। ये खान को छोड़ के नहीं जाते, ना जाएंगे। गिद्दड़ बबकियों से परहेज़ करें। चीफ मिनिस्टर जो है तहरीक इंसाफ के ऑलरेडी आपको कह सके हैं, वन लाइनर, ब्रिंग इट ऑन, आ जाओ, कहानियाँ छोड़नी बंद करो। क्यों ये मीडिया और कोई तुम्हारी परफॉर्मेंस नहीं है, कोई बात नहीं है, मीडिया से करने का बहाना नहीं है। तहरीक इंसाफ के साथ ये कर देंगे, यहाँ वो तुम्हें रोका किसी ने, करो यार। आगे कोई कमी रहेगी तो भी करके देख लो। मैं गिद्दड़ बबकियां मैं इंज कर देंगे तो कर दो ना। किसी ने रोकया है तुहानू? किसी ने कोई तुहाडे नाल मुंशी भेजा कि ना करो, कोई तरला किया तुम्हारा ना करो, करके देख लो तुम। सो 14 अगस्त का क्या प्लान है? आप 14 अगस्त देखें जी, सिंबॉलिक है, जश्न आज़ादी है। अल्लाह ताला ने हमें ये मुल्क अता किया था, ये कलमे के नाम पे जो है ये मुल्क जो है बनाया। और खान साहब का तो बड़ा क्लियर नैरेटिव है इसके ऊपर कि आज़ाद तो हम हो गए थे, मगर हकीकी आज़ादी, ये जो निज़ाम को इन लोगों ने हाईजैक किया हुआ है, ये जो मैंडेट के डाकू हैं, जिस तरीके से उन्होंने कब्जा जमाया हुआ है इस मुल्क की मुईशत पे, असास पे, सियासत पे, किस तरीके से ये मैनेज करके हम पे मुसल्लत हो गए हैं। तो हकीकी आज़ादी जो है वो इनसे लेनी है, इन लोगों को इक़्तिदार से हटाना है। और उसके लिए चाहे बार कुर्बानी देनी पड़े, जो कि हम दे रहे हैं, बार बार देनी पड़े, बार बार निकलना पड़े, फतह हो, पसपाई हो, चलते रहना है और आवाज़ उठाते रहे, वो होता रहेगा। तो उस हवाले से 14 अगस्त सिंबॉलिक है, जश्न आज़ादी है, आज़ादी का जश्न है। बट हकीकी आज़ादी के लिए भी इससे ज़्यादा सिंबॉलिक दिन और कोई नहीं हो सकता, जहाँ ये सब इस बात की अदा करेंगे कि हमने इस आज़ादी के लिए भी उसी तरह कमिटमेंट से खड़े होना है जिस तरह 47 में मुसलमान खड़े हुए थे इस मुल्क की आज़ादी के लिए। स्ट्रैटेजी में बात होती है शेख साहब, आपके ख्याल से एहतजाज की जो पॉलिसी है, स्ट्रैटेजी वाइज आई एम श्योर आपकी इंटरनल डिबेट भी होती होगी, वो इफेक्टिव है? क्या गवर्नमेंट पे प्रेशर आता है कोई? देखें जी, बिल्कुल आता है। अगर गवर्नमेंट पे प्रेशर ना आए तो पंजाब में 900 बंदे क्यों गिरफ्तार हों? गवर्नमेंट पे प्रेशर ना आए तो लोगों के घर हथौड़ों से उनके दरवाजे क्यों तोड़े जाएं? गवर्नमेंट पे प्रेशर ना आए तो 9 MP क्यों गिरफ्तार हों? गवर्नमेंट पे प्रेशर ना आए तो बहुत से किसानों के नुमाइंदों को क्यों गिरफ्तार किया जाए? उस दिन FIRs क्यों दी जाएँ? मतलब है कि दफ़ा 144 पूरे पंजाब में क्यों लगाया जाए? पिंडी के रास्ते अडयाला के बंद क्यों किए जाएँ? हमें तो बताने की ज़रूरत ही नहीं, आपको सवाल ही नहीं पूछना चाहिए। उनकी फ्रस्ट्रेशन या उनका पैनिक जिस वक्त वो ये सारा गंद करना शुरू करते हैं, उसी वक्त पता लग जाता। Right, Sheikh Saab, thank you so much for joining us on the program. We'll take a break and we will be right back. एंड वेलकम बैक। कौमी एहतसाब ब्यूरो रावलपिंडी ने अदालत से मंजूर शुदा प्ली बारगेन की गैर अदा रकूम की वसूली की कोशिशों के सिलसिले में आज मलिक रियाज और बहरिया टाउन से मुंसलिक 6 कमर्शियल जायदादों की नीलामी कर दी है। 6 में से 3 जायदादें नीलाम हो गईं, जबकि 3 जायदादों की नीलामी की तारीख का ऐलान बाद में किया जाएगा। नायब हुकाम के मुताबिक रुबेश माखी को कामयाबी के साथ 50 करोड़ 80 लाख रुपए में नीलाम कर दिया गया। अब पेमेंट और ट्रांसफ़र का अमल जारी है। रुबेश माखी की कीमत रिजर्व प्राइस से 2 करोड़ रुपए ज़्यादा है। कॉर्पोरेट ऑफिस 1 के लिए 87 करोड़ 60 लाख की मशरूत बोली लगी। कॉर्पोरेट ऑफिस 2 के लिए 88 करोड़ 15 लाख की मशरूत बोली लगी। उसके अलावा क्वालिफाइंग बिड्स ना होने की वजह से 3 जायदादें फ़रोख्त नहीं हुई,
तीनों जायदादों की जल्द ही दोबारा नीलामी का ऐलान कर दिया जाएगा। इन जायदादों की नीलामी के बाद बहरिया टाउन के ओनर मलिक रियाज ने सोशल मीडिया पर एक कमेंट लिखा। वो ये कह रहे हैं कि गुज़िश्ता चंद माह के दौरान हुकूमती दबाव, बैंक अकाउंट्स की मुंजमदी और दीगर सख्त इक़दाम के बायस बहरिया टाउन का मुल्क भर में ऑपरेशन शदीद तौर पर मफलूज हो चुका है। हमारी रकूम की रवानी मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुकी है। रोज़मर्रा सर्विसेज फराहम करना मुमकिन नहीं रहा है। हम अपने स्टाफ की तनख्वाहें अदा करने के काबिल नहीं हैं। हालात यहाँ तक पहुँच चुके हैं कि हम पाकिस्तान भर में बहरिया टाउन की तमाम सरगर्मियाँ मुकम्मल तौर पर बंद करने पर मजबूर हो रहे हैं। हम इस आखिरी कदम से एक कदम पीछे ज़रूर हैं, लेकिन ज़मीनी हालात लम्हा ब लम्हा बदतर होते जा रहे हैं। बहरिया टाउन की जायदादें नीलाम होने का सिलसिला क्या हुआ, इस हवाले से इदरीस अब्बासी हमारे रिपोर्टर हमारे साथ मौजूद हैं। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। किस कदर शफाफ आप समझते हैं कि ये अमल था आज का? अच्छा, इसमें सबसे अहम चीज़ जो मैं बताऊंगा वो ये है कि जब हम आज नैब के ऑफिस गए जहां पर इसकी बोली का अमल होना था, तो सुबह 11 बजे का जो ऑक्शन का जो परफॉर्मा दिया गया था उसमें 11 बजे का वक्त था और 11 बजे जब हमें गए तो हमें कहा गया कि 3 बजे का जो है वो वक्त ऑक्शन का कर दिया गया है। हम जब 3 बजे वहाँ पर गए, जिस कमेटी रूम में हमें बिठाया गया उसी कमेटी रूम में हमारे जाने से पहले ही ऑक्शन जो है वो कर दी गई। जब ऑक्शन हुई तब मीडिया वालों को वहाँ पर नहीं बिठाया गया। ऑक्शन होने के बाद जो है वो एक प्रेस रिलीज़ के तौर पे बताया गया कि हाँ जी हमने ये चीज़ की बोली की और प्रॉपर बाज़ाब्ता तौर पे तस्वीरें जारी की गई कि कौन कौन लोगों ने हिस्सा लिया और फिर उसके बाद डिटेल्स नहीं दी गई कि किस किस बंदे ने उस ऑक्शन में हिस्सा लिया, लेकिन 6 की 6 वहाँ पर बोली ली गई। लेकिन उस ऑक्शन में मीडिया वालों को नहीं बैठने दिया गया कि कोई और चीज़ वहाँ से खबर निकल आती है, लेकिन वहाँ पर बैठने नहीं दिया गया। लेकिन आज 6 प्रॉपर्टीज़ थी जिनकी ऑक्शन होनी थी, जिनमें से 3 जो है उनके ऊपर बोलियाँ लगी। 3 में से रुबेश मार्की जो है वो तकरीबन 50 करोड़ 80 लाख रुपए में इस्लामाबाद के मकामी एक सरमायाकार हैं, बिजनेसमैन हैं मुसव्विर अब्बासी, वो खरीदने में कामयाब हुए, सबसे ज़्यादा बेड लगाई चुके। इसकी जो नैब ने रिजर्व कीमत रखी थी वो 48 करोड़ 83 लाख 49 हज़ार रुपया रखी थी, लेकिन 50 करोड़ 80 लाख रुपए में सबसे ज़्यादा बेड उन्होंने लगाई और वो इसको लेने में कामयाब हुए। इसका एरिया कहा जा रहा है 57 कनाल है। बिल्कुल इतना ही एरिया है इसका, 57 कनाल, और इसकी जो रिजर्व 48 करोड़ 83 लाख थी और 50 करोड़ 80 लाख रुपए में अब ये प्राइस ठीक है इसकी, ये आपके ख्याल से? जो अभी मार्केट हालात चल रहे हैं उस हिसाब से अगर देखा जाए तो प्राइस शायद ज़्यादा लगी है, जो ऑन ग्राउंड कीमत है उससे कहीं गुना शायद आप कह सकते हैं ज़्यादा लगी है। उसी तरह जो बहरिया टाउन के 2 कॉर्पोरेट दफातर हैं, जिस तरह पहला कॉर्पोरेट ऑफिस 1 है उसकी 87 करोड़ 10 लाख रुपया मुख्तस कीमत थी और 87 करोड़ 60 लाख रुपया उस पर बोली लगाई गई है। इसी तरह बहरिया टाउन कॉर्पोरेट ऑफिस 2 की 88 करोड़ 10 लाख रुपया मुख्तस कीमत थी और इस पर सिर्फ और सिर्फ 5 लाख रुपया एक्स्ट्रा जो है वो बिड लगी है और 88 करोड़ 15 लाख रुपया टोटल इस पे बिड लगी है। और ये भी बिड इन्हीं मुसव्विर अब्बासी जिन्होंने रुबेश मार्की ली है, इन्हीं ने ही इन 2 पे ये बिड लगाई है। लेकिन चूंकि इस पे जितना नैब की जानी से एक एक्सपेक्टेशंस थी कि हमें बहुत ज़्यादा अमाउंट आ सकता है, वो अमाउंट इनको एक्सपेक्ट नहीं हुआ, क्योंकि इस पे वो चाह रहे थे कि शायद हमें कोई 2-3 करोड़ रुपया, जिस तरह रुबेश मार्की पे 2 करोड़ रुपया इजाफी आया, इसी तरह बहरिया टाउन के जो ये 2 कॉर्पोरेट ऑफिस है इस पे नहीं आया। तो इसलिए नैब की जानिब से फिलहाल इन 2 ऑफिस पर जो है वो ज़ेरे गौर अमल है कि क्या इन 2 जितनी ऑफर्स लगी हैं इस पे हमें दे देना चाहिए या नहीं। जो बाकी 3 है, जिस तरह सिनेमा घर है, तालीमी इदारे की इमारत है और जो सफारी क्लब है, उस पर कोई ऐसी कोई ख़ास बिड नहीं लगी, जिसकी वजह से उसको फिलहाल पोस्टपोन कर दिया गया है। 3 जो ये इमारतें हैं इन पे दोबारा बिड जो है वो की जाएगी। लेकिन जो 2 कॉर्पोरेट दफातर हैं इनके ऊपर नैब की जो सीनियर क़यादत है, जो हायर अथॉरिटीज़ हैं, वो इस वक्त सर जोड़ के बैठे हुए हैं कि क्या जो इस पे कीमत है, क्या इस पे जो है वो मुसव्विर अब्बासी जिन्होंने सबसे हाईएस्ट बिड किया वो फरोख्त कर देनी चाहिए या नहीं। लेकिन यहाँ पर यही चीज़ है। मुसव्विर अब्बासी हमारे साथ भी मौजूद हैं, अगर आप इजाज़त दें। मुसव्विर अब्बासी साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। आपको मुबारकबाद दे सकते हैं, आपकी बिड कामयाब हुई, लेकिन क्या मज़ीद भी बोलियाँ में आप शामिल होंगे और जायदादों में भी इंटरेस्टेड हैं आप? हाँ, बहुत शुक्रिया आपका फरिया कि आपने मुझे लाइव लिया। सबसे पहले तो ये है कि आज की जो बोली है ये कामयाब हुई और अगर मजीद दोबारा नायब ने री ऑप्शन की तो हम उसमें शमूलियत जरूर करेंगे और देखें, लेट्स सी कि आगे उसकी नई पॉलिसी क्या आती है, ये तो उसी को देख के फैसला किया जाएगा। सो ऑब्वियसली आप एक बिजनेसमैन हैं एंड कामयाब बिजनेसमैन हैं, तो आपको बिजनेस वाइज क्या इसमें फ़ायदा नज़र आ रहा है, कंसिडरिंग कि इस वक्त काफ़ी कंट्रोवर्सी है इस हवाले से? देखें, कंट्रोवर्सी हर बिजनेस में हर वक्त उतार चढ़ाव रहता है मुल्क की हालात के मुताबिक और ड्यू टू इंटरनेशनल क्राइसिस के मुताबिक।
लेकिन जिन्होंने बिजनेस करना होता है वो इसी बिजनेस के अंदर जो है वो इन्वॉल्व होते हैं हर वक्त, और चीज़ों की परचेजिंग सेलिंग करते रहते हैं, और हाई रिस्क हाई प्रॉफिट भी होता है, और चीज़ों को जो है वो देख सुन के हर बिजनेसमैन अपनी फिजिबिलिटी के मुताबिक ही फैसला करता है। राइट, मलिक रियाज की जानिब से इस नीलामी को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया गया था, हो सकता है वो मजीद प्रेशर भी कहीं से डालें, आप तैयार हैं उसके लिए? देखें जी, मलिक साहब की कुर्बानियां इस मुल्क के लिए लाजवाल हैं, वो सबके सामने किसी से ढकी छुपी नहीं है। कोर्ट का जो भी फैसला आएगा हम उसको खैर मकदम करेंगे, और हम उसको फॉलो करने के लिए जो ओबे करने के पाबंद हैं वैसे पाकिस्तानी शहरी, और हम उसको जरूर पाबंद करेंगे। अगर कोई भी कोर्ट मलिक साहब को रिलीफ देती है तो हम उस रिलीफ को एक्सेप्ट करेंगे। ओके, आपको लग रहा है कि ये आगे तक मामला जाएगा, ट्रांसफर भी हो जाएगी, you're looking forward to that? देखें, ये एक लीगल प्रोसेस है, उसमें कबल अवाज कोई बात भी नहीं की जा सकती, क्योंकि ये हाई कोर्ट का डिसीजन है, और मलिक साहब की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में भी इसको राइट ऑफ अपील को अवेल किया गया है। लेट्स सी सुप्रीम कोर्ट क्या डिसीजन लेती है, उसके बाद हम इसके ऊपर कोई बात कर सकते हैं, उससे पहले कोई बात करना कबल अवाज वक्त होगा। आपको कंपटीशन किसने दिया बोली के दौरान? देखिए, काफी बिडर्स वहाँ बैठे थे जिन्होंने कंपटीशन दिया, अब किसी एक का नाम लेना मुनासिब नहीं है, बहुत सारे लोग थे वहाँ पर। राइट, सो ये भी कहा जा रहा है कि अभी ये सिर्फ शुरुआत है, आपके पास भी कोई इन्फॉर्मेशन है मजीद नीलामी के हवाले से? देखिए, ये सारी चीजें जो हैं, मैंने पहले अर्ज किया कि कोर्ट के जेर असर हैं। किसी भी चीज को कोर्ट के फैसले से पहले डिस्कस करना या उस पर राय कायम करना कबल अज वक्त होगा, इसके बारे में मैं ऐसा कोई इतनी ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं रखता। राइट, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए अब्बास साहब। सो इदरीस अब्बासी, क्या ये खदशा दुरुस्त है कि अगर ये अमल ऐसे ही चलता रहा तो दिवालिया हो सकता है बहरिया टाउन? आज खुद इसका इजहार कर दिया मलिक साहब ने। देखिए, मैंने 2 दिन पहले एक चीज़ कही थी कि यहाँ पर तो अभी सिर्फ ये जायदादें नीलाम हुई हैं। अगर लेट्स सपोज, क्योंकि इश्तिहारी मलिक रियाज हैं, उनके नाम पे अली रियाज हैं, उनके बेटे और उनके फैमिली के कुछ मेंबर्स हैं जो केसेस में हैं। खाली ये 190 मिलियन पाउंड केस नहीं है, ये जाली बैंक अकाउंट के कुल तकरीबन 8 से ज़ायद रेफरेंसेस हैं जो आज के नहीं काफ़ी अरसे के मलिक रियाज और बहरिया टाउन के खिलाफ चल रहे हैं। मुख्तलिफ जो है वो अजवार में इन्होंने पेमेंट्स आगे पीछे की, जिस हवाले से जाली बैंक अकाउंट्स के केसेस इन पर बने और वो सारी चीज़ें। अगर उन सब में ये इश्तिहारी हैं, और जिस तरह अभी ये प्रॉपर्टीज़ का अमल आया है, प्रॉपर्टीज़ जब्त हुई, फिर उसके बाद उनकी अब ऑक्शन शुरू हो गई है, अगर वो सरेंडर नहीं करते तो आने वाले वक्त में जो उनकी कंपनी है बहरिया टाउन लिमिटेड जिसके वो मालिक हैं वो भी जब्त होगी, और फिर उसके बाद उसके जो अंडर आती है, जिस तरह पूरी बहरिया टाउन एक सोसाइटी जो है वो उस बहरिया टाउन कंपनी के अंडर है, बहरिया टाउन इस्लामाबाद, पिंडी, कराची, लाहौर, वो सारा उसके अंडर है, वो भी एक्वायर हो सकता है। और अगर वो एक्वायर होता है तो जो पिंडी का है वो आरडीए के पास जाएगा, इस्लामाबाद वाला सीडीए के पास जाएगा, लाहौर वाला वहाँ की जो इंतज़ामिया है, कराची वाला कराची की इंतज़ामिया के पास। तो वो एक पूरी जब ज़मीन के ऊपर आ जाता है तो ज़मीन ऑब्वियसली जो वहाँ की इंतज़ामिया है उसने एक्वायर कर लिया, वो कर सकती है। लेकिन जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो ज़ाहिर बात है नैब एक्वायर करेगा, और नैब उस तरह एक्वायर कर करके वो बेच रहा है, जिसका सबसे पहला अमल आज था कि आज 3 की बोलियाँ लगी, 3 वो जिनमें से एक वो फ़रोख्त हो चुकी है, 2 की अभी जो मामला है वो ज़ेरे गौर है, और 3 के ऊपर कुछ टाइम तक शायद नैब फिर से एक दफ़ा ऑक्शन की कोई डेट दे जिस आज दी थी, और फिर उस पर ऑक्शन। आपने एज ए रिपोर्टर लोगों से बात की बहरिया टाउन में, या आपको कोई आइडिया है लोग किस तरीके से इस पे इस वक्त रिएक्ट कर रहे हैं? परेशान है लोग, बहुत परेशान हैं, ख़ासतौर पे वहाँ के रिहायशी। मेरे अपने बहुत फैमिली मेम्बर्स बहरिया टाउन में रहते हैं और सारे इस वजह से परेशान हैं। वो इस चीज़ के बारे में ख़ासतौर पे मुझसे ये पूछते हैं कि बहरिया टाउन का फ्यूचर क्या है, और ख़ासतौर पे वो लोग जिन्होंने इन्वेस्टमेंट स्कीम है वहाँ पे, चाहे प्लॉट खरीदे हैं, अपार्टमेंट्स हैं, घर खरीदे हुए हैं, वो इस वजह से वो पूछते हैं कि क्या वहाँ पे रेट है, क्योंकि अगर कोई चीज़ करोड़ रुपए की खरीदी गई है तो आज उसकी कीमत शायद 70 लाख या 65 लाख रुपए पे पहुंच गई है। उसकी बाइंग अगर करोड़ रुपए की है तो 30-30 लाख रुपया रेट काफ़ी लोगों के जो बाइंग है उससे गिर चुके हैं, जिसकी वजह से लोग काफ़ी खासा परेशान हैं कि अगर ये चीज़ सेटल डाउन नहीं होती तो हमारी प्रॉपर्टीज, हमारी सरमायाकारी जो है वो उसमें नुकसान आ सकता है, हमारी वो चीज़ें डूब सकती हैं। जी, बड़ी परेशानी, और खासतौर पर रिहायशियों को एक चीज़ पे बड़ी परेशानी है, सर्विसेज पे। जो मलिक रियाज 2 दफ़ा ये बात कह चुके हैं कि हमारी सर्विसेज हमें देने में हमें मसला आ रहा है, और उस वजह से वहाँ पे ऑन ग्राउंड लोगों को सर्विसेज हासिल करने में काफ़ी परेशानी। ठीक है इदरीस भाई साहब, थैंक यू सो मच जॉइनिंग अस। विल टेक अ ब्रेक। उसके बाद अमेरिका एंड भारत, इनके दरमियान एग्जैक्टली इस वक्त हालात का है। विल टॉक अबाउट इट राइट आफ्टर ब्रेक। एंड वेलकम बैक। अमेरिका की जानिब से भारतीय मसनूआत पर 50% अमरीकी टैरिफ आयद होने के बाद दोनों मुल्कों के दरमियान 2 दहाइयों में पहली बार तिजारती ताल्लुकात इंतहाई निचली सतह पर पहुंच गए हैं। अभी टैरिफ के निफाज को 24 घंटे भी नहीं गुजरे थे कि भारतीय रुपया डॉलर के मुकाबले में कदर खो बैठा
और सरमायाकारों की मायूसी ने स्टॉक एक्सचेंज में मंदी का रुझान पैदा कर दिया। नए अमरीकी टैरिफ से भारत से अमरीका भेजी जाने वाली 55% बरामदात मुतासर होंगी, जिनमें टेक्सटाइल, जवाहरात, चमड़े की मसनूआत, ऑटो पार्ट्स और सी फूड के शोबे शामिल हैं। भारत को अमरीकी टैरिफ से किन किन शोबों में नुकसान होता नजर आ रहा है, लेट्स हैव अ लुक। गुज़िश्ता माली साल के दौरान भारत ने अमरीका को 86.5 अरब डॉलर की मसनूआत बरामद की। टेक्सटाइल और मलबूसात की भारतीय बरामदात का हुजम 10.3 अरब डॉलर है। टेक्सटाइल और मलबूसात में कॉटन, तौलिए, रेडीमेड गारमेंट्स, उसके अलावा फैशन से मुताल्लिका मसनूआत शामिल हैं। भारत ने अमरीका को जवाहरात और जेवरात की बरामदात सालाना 12 अरब डॉलर उसका तखमीना है। चमड़े और जूतों की बरामदात 1.18 अरब डॉलर और केमिकल मसनूआत 2.34 अरब डॉलर है। टैरिफ के बाद अमरीकी खरीदारों ने भारतीय ऑर्डर्स रोक कर वियतनाम और बांग्लादेश से मुतबादिल तलाश करना शुरू कर दिए हैं। इस टैरिफ से भारतीय कंपनियों की जो साख है वो भी मुतासर होने का खतरा है। भारत इस वक्त हम ये भी जानते हैं कि रूस से सस्ता तेल खरीद कर खतीर मुनाफा कमा रहा है, जैसे कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने भी इसका जिक्र किया। इस पर भी एक नज़र डालते हैं। इसका एस्टिमेट करने के लिए भारत ने रवां साल रशिया से रोज़ाना औसतन 17,50,000 बैरल तेल खरीदा है, जो कि नई दिल्ली की कुल दरामदात का 35% है। जून 2025 में भारत की रूसी तेल बरामदात में 17.4% माहाना इजाफा रिकॉर्ड किया गया, जिसमें भारत ने रूस से 20 लाख बैरल योमिया तेल दरामद किया। रवां बरस की पहली शशमाही में भारत की निजी रिफाइनरीज ने 60% रूसी तेल खरीदा। भारत ने रूस से सस्ता तेल खरीदकर 12 से 15 अरब डॉलर की बचत की। भारत ने सस्ती रशियन तेल और एक्सपोर्ट से 52 अरब डॉलर का खालिस मुनाफा हासिल किया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने आज रूस से तेल खरीदारी न रोकने पर मजीद सख्तियां, पाबंदियां लगाने का भी इंदिया दिया है। आखिरकार भारतीय मीडिया ने खुलकर नरेंद्र मोदी के करीबी दोस्तों पर तनकीद शुरू कर दी है। भारतीय मीडिया के मुताबिक रूस से सस्ता तेल खरीदकर इसकी मसनूआत फरोख्त करके मुकेश अंबानी दौलत कमा रहे हैं, जबकि आम भारतीय शख्स को नुकसान का सामना करना पड़ता है। जरा देखिए, साजिद तार साहब हमें ज्वाइन करें। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। तार साहब, एग्जैक्टली हुआ क्या है? हम तो इस बात के अनफॉर्चुनेटली आदी हो गए थे कि एक स्ट्रॉन्ग इंडियन लॉबी है, झूठा नैरेटिव सुना जाता है, अमेरिका शायद भारत की तरफ झुकाव रखता है, लेकिन पिछले कुछ अरसे से हम मुसलसल देख रहे हैं कि अमेरिका को सच भी नज़र आ रहा है, पाकिस्तान भी नज़र आ रहा है, और भारत को दे एक्चुअली कॉलिंग आउट इंडिया। ये किस तरीके से हुआ यहाँ तक? देखिए, इसके कई जो मुख्तलिफ किस्म के डिफरेंट एंगल हैं। जो सबसे बड़ा एंगल तो वो ये है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब ख्वाहिश रखते थे कि रशिया यूक्रेन की जंग सबसे पहले ख़त्म कराएं वो, और उसमें वो फ्रस्ट्रेटेड नज़र आते हैं। रशियन इकॉनमी कहते हैं रूबल बेस्ट परफॉर्मेंस करेंसी है, और वो समझते हैं कि रशिया से भारत और चाइना तेल लेकर उसको ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहे हैं। भारत ना सिर्फ तेल लेता है बल्कि उसको रिफाइन करके अमेरिका को बेचता रहा है। पिछले 12 साल, 8 साल ओबामा के, 4 साल बाइडन के, 4 ममालिक ने भरपूर अमेरिकन वीक फॉरेन पॉलिसी का फायदा उठाया, जिसमें इजराइल, भारत, चाइना और रशिया था। लेकिन अब न्यू शेरिफ इज इन टाउन, तो वो ब्रिक्स की वजह से उन कंट्रीज ब्राजील, इंडिया, चाइना और इनसे भी नाराज, और उसके बाद वो समझते हैं कि जब तक भारत तेल लेना बंद नहीं करेगा रशिया जो है वो टेबल पर नहीं आएगा। तो ये दर हकीकत, और फिर दूसरी चीज जो है कि 10 मई वाले दिन आपने कई चीजों को पॉसिबल प्रूव कर दिया। आप कन्वेंशनल वार जीत गए, आपने बड़े छोटे बजट की एक आर्मी से एक बहुत बड़ी ताकत को जो है वो नाको चने चबवाए। आपने जिस तरीके से उनको मफलूज कर दिया, आप बल्कि 20 तैयारे गिराने की सलाहियत रखते थे, लेकिन आपने एक जिम्मेदार मुल्क होने का सबूत दिया। और आपके ना सिर्फ फील्ड मार्शल साहब बल्कि आपके एयर चीफ को इनविटेशन चाइना और अमेरिका से आई। दुनिया के वार कॉलेजेस में ये पढ़ाया जाएगा फ्यूचर में कि हाउ अ स्मॉल कंट्री विद अ वेरी लो बजट, बल्कि ऑन IMF के जो है उसके चीजों पे चलने वाला कंट्री एक विश्व गुरु जो है उसको वो जो है वो नाकाम कर देता है, बेबस कर देता है। तो दर हकीकत एक तो ये चीज है, और दूसरा 30 से ज्यादा दफा डोनाल्ड ट्रंप साहब को स्नब किया गया। भारत समझता था कि वो रशिया से तेल लेता रहेगा और वेस्ट और अमेरिका के साथ भी चलता रहेगा। एक तो उनको जो ओवर कॉन्फिडेंट थे, और दूसरा बुली पॉलिसी उनकी नाकाम रही।
इस वक्त बंद गली में आ चुके हैं। उनके वजीर आजम इस वक्त एक पॉलिटिकल लाइबिलिटी बन चुके हैं। उनकी अपनी पार्टी अब अल्टरनेट देख रही है, सब्स्टिट्यूशन देख रही है, और आप अपनी डिफेंस डिप्लोमेसी, आर्मी की डिप्लोमेसी पे पीक को छू रहे हैं। उसकी वजह यह है कि इसी एक महीने के अंदर आपके 3 फेडरल मिनिस्टर वॉशिंगटन डीसी में थे। हमारे फील्ड मार्शल साहब 2 महीने के बाद आज सेंटकॉम में वहां पे जो कमांड चेंज हो रही है उसकी तकरीब में मौजूद हैं। आज अगर देखा जाए स्पेकुलेशन है, बातें हो रही हैं कि शायद डोनाल्ड ट्रंप साहब इस वीकेंड पर आजकल में वो अपने मारालागो पे जाएंगे और हो सकता है हमारे फील्ड मार्शल साहब की वहां पे उनकी मुलाकात हो। पाकिस्तानी डायस्पोरा दे हैव चेंज देयर माइंड, कॉन्फिडेंस नजर आ रहा है। डार साहब के दौरे के अंदर खबरें थी कि आफिया सिद्दीकी और शकील अफरीदी का स्वाप हो रहा है। तो ये सारी चीजें पाकिस्तान को इस वक्त नई बुलंदियों पे लेके जाने की गारंटी नजर आ रही है। फील्ड मार्शल साहब दिन ब दिन पाकिस्तानी डायस्पोरा में पॉपुलर होते नजर आ रहे हैं। वॉशिंगटन डीसी का उनका जो अकट था, जलसा था, वो उसकी एक जिंदा मिसाल है। और इसी तरीके से वो टेम्पा जाएंगे, फिर यूरोप जाएंगे। इस न्यू पाकिस्तान। और मैं समझता हूं कि इस वक्त जो योल्टा 2 होने का प्रोग्राम बन रहा है कि जहां पे डोनाल्ड ट्रंप साहब, प्रेसिडेंट पुतिन, प्रेसिडेंट शी इकट्ठे होंगे, मेरे ख्याल में पाकिस्तान विल बी अ ब्रिज इन बिटवीन देम। एक इसकी जिंदा मिसाल मौजूद है। ईरान के सदर आए और आप पे एतमाद का इजहार किया गया। आर्बिट्रेशन की ऑफर इस वक्त आप ईरान और अमेरिका के दरमियान आर्बिट्रेशन करने का सोच रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि इट्स अ न्यू पावर इन दैट रीजन इज राइजिंग एंड दैट इज पाकिस्तान। वेरी वेरी नाइसली पुट। आपने ये भी देखा कि अमेरिकी सदर ने भारत को वार्निंग दी है कि अगर रशिया से तेल खरीदना बंद ना किया तो मजीद टैरिफ लगेगा, मगर दूसरी तरफ वो ये पाकिस्तान के हवाले से भी ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान के साथ तेल के ज़खायर डेवलप करेंगे। इस हवाले से आपको क्या लगता है कि क्या हो सकता है? मैं उसको 2 एंगल से देख रहा हूं। एक एंगल तो यह है जिसमें डोनाल्ड ट्रंप साहब ने खुद फरमाया है कि शायद इन द फ्यूचर भारत जो है वो पाकिस्तान से तेल ले। दूसरा पॉइंट यह है कि पाकिस्तान इतना तेल निकालेगा कि अपनी तेल की जरूरतों में खुद कफील होगा। तीसरा पॉइंट डिफेंस के लिहाज से है। अगर यहां पे रेयर अर्थ मिनरल्स के लिए अमेरिकन कंपनीज आएंगी, अमेरिकन ऑयल कंपनीज आके यहां पे ड्रिलिंग करेंगी, तो जाहिर है इस जिस खिते में वो ये सारा कुछ करेंगे वहां पे अमन होगा। वहां पे जो इस वक्त BLA और TTP जो कि प्रॉक्सीज बन चुकी हैं भारत के, उनको कंट्रोल करेंगे। वो भारत के लिए मुश्किल हो जाएगा पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी को सपोर्ट करना। तो इसके ना सिर्फ इसका ट्रेड है, इकोनॉमिक है, बल्कि डिफेंस इसके साथ अटैच है। मेरे ख्याल में पाकिस्तान इज ऑन अ विन विन सिचुएशन। और जो पाकिस्तान, मैं पर्सनली फ्री बिलीव करता हूं इन द मिरेकल्स। पाकिस्तान इज गोइंग थ्रू द मिरेकल। पाकिस्तान इज राइजिंग टुडे और द फ्यूचर बिलोंग टू पाकिस्तान। MashaAllah, you're saying really words which are, I think, music to everyone's ears in Pakistan. ये बताइएगा कि अमेरिकी सदर ने खालिस्तान तहरीक रहनुमा गुरप्तवंत सिंह पुन्नू को भी खत लिखा। I mean, he comes regularly on a program as well. 17 अगस्त को वाशिंगटन में खालिस्तान के हवाले से रेफरेंडम भी होने जा रहा है। इसकी क्या होगी इम्पोर्टेंस, और क्या हम समझते हैं कि खालिस्तान तहरीक मजीद आगे जाएगी आइंदा के दिनों में? देखिए, मेरे ख्याल में जो मैं ये समझता हूं कि खालिस्तान जो वो लेटर है मेरी नजरों से भी गुजरा है। डोनाल्ड ट्रंप साहब कोई भी मौका अपने हाथ से नहीं जाने देते जिसकी वजह से वो भारत को शर्मिंदा कर सके, ह्यूमन राइट्स के हवाले से या दूसरे कई मसाइल पे, ट्रेड के हवाले से, रिलीजियस फ्रीडम के हवाले से आपने देखा होगा। तो मेरे ख्याल में ये उसी का एक सिलसिला है टू क्रिएट अ प्रेशर ऑन इंडिया टू कम टू द टर्म्स। और आने वाले दिनों में इस वक्त अगर देखा जाए तो मोदी साहब घबरा के शंघाई की तरफ जाना चाहते हैं, चाइना के साथ पिंगे बढ़ाना चाहते हैं, अफ्रीकन कंट्रीज और मिडिल ईस्ट कंट्रीज में नई मार्केट ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मेरे ख्याल में इस वक्त अगर देखा जाए तो भारत के पास सिर्फ एक ही चॉइस है, वो रशिया है। उनका शुरू से उनके साथ रिलेशनशिप है 1947 से। चाइना विल नॉट डिस्टर्ब देयर फॉरेन पॉलिसी बेस्ड ऑन सम टेम्परेरी पॉलिटिकल गेम और समथिंग। लेकिन दैट मेरे ख्याल में मोदी साहब जो अगले महीने शंघाई जाएंगे टू क्रिएट द प्रेशर फॉर अमेरिकन। बट अमेरिका के अंदर आज ना तो बराक ओबामा है ना जो बाइडेन है। डोनाल्ड ट्रंप इज अ यूनिक प्रेसिडेंट, इज नॉट अ ट्रेडिशनल प्रेसिडेंट। जब उनको दिल करता है फोन उठा के प्रेसिडेंट पुतिन से बात कर लेते हैं, प्रेसिडेंट शी को कॉल कर लेते हैं, हमास के साथ डील कर लेते हैं इजराइल की मर्जी के बगैर। सो इट्स अ वेरी यूनिक सिचुएशन। लेट्स सी व्हाट हैपेंस इन योल्टा 2। मेरे ख्याल में तीनों ताकतें मिलकर अपनी अपनी टेरिटोरी, अपनी अपनी जुरिस्डिक्शन डिसाइड करेंगे।
and the world will be moving towards the trade and prosperity. Right, so a little bit about local politics. पाकिस्तान की पीटीआई उम्मीद ये करी थी कि डोनाल्ड ट्रंप सदर बनेंगे, खान साहब जेल से बाहर आ जाएंगे, ये तो नहीं हो सका. अब हमने देखा कि कासिम और सुलेमान हैं एंड दे फेयरली यंग और वो पॉलिटिक्स में हैं भी नहीं, मगर उन्होंने बाहर आए और अमेरिका गए एंड दे सेड वेरी क्लियरली कि वी आर लुकिंग टुवर्ड्स अमेरिका, वी आर लुकिंग टुवर्ड्स डोनाल्ड ट्रंप. उनके दौरे का क्या असर पड़ा होगा? उन्होंने कोशिश की, आपकी नज़र में कैसी रही उनकी ये कोशिश? देखिए, मैं उनका एनालिसिस इस तरह करता हूं. एक तो जब वो आए तो सिर्फ एक वाहिद रिपब्लिकन रिचर्ड गर्नेल से उनकी मुलाकात हुई, जिनका पोर्टफोलियो साउथ एशिया नहीं है, साउथ अमेरिका है. उसके बाद जितने कांग्रेसमैन से वो मिले वो सारे के सारे डेमोक्रेट कैंप से थे. उनको यहाँ पे पाकिस्तानी डॉक्टर एक जो कि खुद कांग्रेस का इलेक्शन हार चुके हैं, वो लेकर उनको लोगों से मिलवाने की कोशिश करते रहे. पीटीआई, फरीहा यहाँ बताना चाहूंगा, पीटीआई अमेरिका के अंदर मुख्तलिफ ग्रुपों में बट चुकी है. एक दूसरे के खिलाफ चलते हैं, एक दूसरे के खिलाफ ट्वीट करते हैं, लेटर लिखते हैं. और आपने देखा होगा कि पिछले दिनों जुल्फी बुखारी साहब यहाँ पे आए, उनके खिलाफ लेटर लिखे गए और इस वक्त इंतशार का शिकार हैं. ओके, अगर कुछ बता दें कि ये कौन से ग्रुप्स हैं, कोई नोन फिगर्स हैं जो लीड करें इन ग्रुप्स को? आई गेस शहबाज गिल साहब होंगे एक तरफ. देखिए, शहबाज गिल साहब हैं, यहाँ पे एक डॉक्टर साहब हैं वर्जीनिया में. उसके बाद एक जो डिफेंस का शो करते थे वो मौजूद हैं. इंग्लैंड के अंदर कुछ लोग मौजूद हैं, कुछ कनाडा के अंदर मौजूद हैं, लेकिन ज्यादातर यूट्यूबर्स हैं जिनकी इनकम डॉलर बेस है, यूट्यूब बेस है, मुख्तलिफ किस्म की बोलियां बोलते हैं. इस पार्टी का ट्विटर और यूट्यूब के अलावा इसका कोई, मैं समझता हूं, नामो निशान नहीं है. अपने बच्चों को मना करना कि यहां ना आए, लेकिन लोगों के बच्चों पे सियासत करना मेरे ख्याल में ये ज्यादती है. मैं आज भी ये समझता हूं कि कासिम और सुलेमान अगर गए भी तो सिर्फ बाप से मुलाकात कर पाएंगे, बिकॉज दे आर ब्रिटिश सिटीजन. दे हैव नो राइट टू टेक पार्ट इन पॉलिटिक्स इन पाकिस्तान. पाकिस्तानी गवर्नमेंट इस चीज को बर्दाश्त नहीं करेगी. और मैं आज भी समझता हूं कि कासिम और सुलेमान पाकिस्तान नहीं जाएंगे. सिर्फ चंदा इकट्ठा करने की एक स्कीम थी. उन्होंने अमेरिका में आए, चंदा इकट्ठा किया, चंद बीमार डॉक्टर उनके आसपास घूमते रहे और पैसे देते रहे उनको. और इसी तरीके से अगर पाकिस्तान भी जाएंगे, चंदा इकट्ठा करेंगे. आपको पता है उनके वालिद साहब जो कि अब तीसरी शादी कर चुके हैं, उनका भी स्पेशलिटी चंदा इकट्ठा करना था. तो इस वक्त इनके पास ना तो पॉलिटिकल विजन है, ना इकोनॉमिक विजन है, और ना ही इनके पास लीडरशिप मौजूद है. मेरे ख्याल में आपने देखा होगा पाकिस्तान के अंदर भी वकील ग्रुप है, हलीमा बाजी ग्रुप है, इसमें बीबी ग्रुप है, इसमें केपे के ग्रुप है, पंजाबी ग्रुप है. को 50 ग्रुप मौजूद हैं जो एक दूसरे के साथ सारा दिन दस्तो गिरबान होते हैं. तो मेरे ख्याल में आई वोंट कॉल देम अ पॉलिटिकल पार्टी. मेरे ख्याल में उन्होंने पॉलिटिकल जद्दोजहद नहीं की. आज तक पीएस पार्टी ने किसी कोर कमांडर हाउस पे हमला नहीं किया. आज तक नून लीग ने किसी कोर कमांडर या आईएसआई के ऑफिस पे हमला नहीं किया. ये वाहिद एक कल्ट था जिन्होंने ये सारा कुछ किया है. आई विल रिफ्यूज टू एक्सेप्ट देम एज अ पॉलिटिकल पार्टी. राइट, आपकी ट्वीट है मेरे पास एक्स पर जो आपने अपना स्टेटमेंट दिया है. आपने कहा गोल्डस्मिथ्स फ्यूचर प्लान, वन ग्रैंडसन विल बी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, द अदर ग्रैंडसन विल बी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इजराइल. Isn't this a bit harsh? What do you think? हार्श नहीं. अब मैं दो चीजें बताना चाहूंगा. मैं किस तरीके से वो अपने बाप को मिस कर रहे हैं. कि सबसे पहले तो बात करना चाहूंगा कि आज तक वो उनके बाप ने, जब वो वजीर आजम था, उन्होंने पाकिस्तान उनको नहीं बुलाया. अपने हल्फे वफादारी जो था उसके अंदर नहीं बुलाया. आज तक एक सिंगल पाउंड उनको नहीं भेज पाए. और उनकी मां को छोड़ने के बाद अब तीसरी शादी कर चुके हैं. वो किसके खर्चों पे चल रहे हैं? वो गोल्डस्मिथ के अपने मामू और नाना की इनहेरिटेंस उसको एंजॉय कर रहे हैं. उनका ऑब्जेक्टिव क्या होगा पीटीआई के सामने? मैं उससे रिफ्यूज करता हूं. मैं समझता हूं कि दे आर प्रमोटिंग अ गोल्डस्मिथ एजेंडा एंड दैट्स बेसिकली इट. और सबसे पहले ये ना बच्चों को पाकिस्तान की जबान आती है, ना कल्चर का पता है. वो अपने ननिहाल में एक जूइश फैमिली के अंदर जो है वो नशो नुमा पा रहे हैं. आई विल रिफ्यूज देम दैट दे कैन प्रोवाइड एनी रिलीफ टू पाकिस्तान. Okay, that's your opinion. Thank you so much, Sajid Arsa, for being on the program. आज के लिए इतना ही. डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ. अल्लाह हाफ़िज़.